नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है और मैं आपको कक्षा 12 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 12 के समाजशास्त्र के लिए हम हमारी प्रथम पुस्तक भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के हम अपने तृतीय अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। हमारा तृतीय अध्याय, जिसका नाम है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, उसमें अब तक हम कुल 7 भाग पूर्ण कर चुके हैं और आज हम हमारे इस अध्याय का 8वां भाग शुरू करने जा रहे हैं। और ये जो 8वां भाग है, इसका नाम है मुख्यधारा के समुदायों का जनजातियों के प्रति रवैया। तो बच्चों, हमने हमारे पिछले 2 भागों में भी जनजातियों के संबंध में चर्चा की थी, यानी जनजातियाँ क्या हैं, उनको किस प्रकार परिभाषित किया जाता है और किस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत जनजातियों के संबंध में प्रकट किए हैं। तो आज के इस भाग में हम जो मुख्यधारा के समूह हैं, उनका जनजातियों के प्रति कैसा रवैया रहा या किस प्रकार की हम कहें जो स्थिति हमें देखने को मिलती है जनजातियों और मुख्यधारा के लोगों के मध्य, उसकी चर्चा हम आज इस भाग में करने वाले हैं। औपनिवेशिक काल की प्रारंभिक मानव वैज्ञानिक कृतियाँ, कई सारी ऐसी कृतियाँ थी जो कि औपनिवेशिक काल में तैयार की गई और जो शुरुआती मानव वैज्ञानिक कृतियाँ थी, उनमें जनजाति एकांकी असंपृक्त समुदाय के रूप में बताया गया। यानी जनजाति को यह माना गया कि यह एकाकी संप्रदाय है या एकाकी समुदाय है और असंपृक्त है, यानी दूसरों से कहीं संबंध नहीं रखता है, दूसरों से जुड़ा हुआ कोई समुदाय नहीं है। लेकिन उपनिवेशवाद जनजातियों की दुनिया में पहले ही अटल परिवर्तन ला चुका था। यानी हमने पिछले भाग में ये देखा था कि उपनिवेशवाद का प्रभाव जनजातियों पर पड़ा था। जनजातियों का जो हम कहें अंतरक्रिया थी या संपर्क था, वो उपनिवेश जो काल था उस दौरान दूसरे लोगों से यानी मुख्यधारा के लोगों से बढ़ने लगा था। उपनिवेशवाद के कारण जनजातीय समुदाय में जो अटल परिवर्तन आया, उसे हम इन 3 बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। पहला है साहूकारों की घुसपैठ, यानी कि जो जनजातीय लोग थे उन तक अब साहूकारों की घुसपैठ होने लगी। यानी जब उन्हें अपने स्थानों से बदल दिया गया, दूसरी जगहों पर उन्हें रहना पड़ा, अपना आवास अलग स्थानों पर बनाना पड़ा, तो अंततः उन्हें धन की आवश्यकता होने लगी और इस संदर्भ में साहूकारों की घुसपैठ जनजातीय क्षेत्रों में या जनजातीय लोगों के मध्य भी बढ़ने लगी। गैर जनजातीय अप्रवासियों की बसावट, साथ ही कई जगह ऐसा हुआ कि जो गैर जनजातीय लोग थे, जो कि वहाँ के अप्रवासी थे, जिस स्थान पर जनजातियाँ रहा करती थी वहाँ के लिए वो अप्रवासी थे, उनकी भी बसावट अब जनजातियों के साथ ही होने लगी। इसके अतिरिक्त वन आरक्षण की सरकारी नीति, यानी वन आरक्षण के संदर्भ में अब नई सरकारी नीति को शुरू किया गया और वो सरकारी नीति जो थी वो जनजातियों को वंचित करती थी वन अधिकारों से, या जो वन्य जीव थे या वन उत्पाद थे उन पर उनका जो एकाधिकार था उससे उन्हें वंचित करती थी। भूमि से तो लगान ही अतिरिक्त आय का स्रोत था, लेकिन पहाड़ी व जंगली इलाकों में वनों व खनिजों, जिन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं, इनका विनियोजन ही आय का प्रमुख स्रोत था। तो यदि हम औपनिवेशिक सरकार के आय के स्रोतों की चर्चा करें तो भूमि से उन्हें सिर्फ क्या प्राप्त हो सकता था? लगान। और ये लगान वो वसूलते थे, इसकी दरें भी उन्होंने काफ़ी अधिक बढ़ा दी थी। तो ये तो एक स्रोत हुआ उनकी आय का। लेकिन जो पहाड़ी और जंगली क्षेत्र थे वहाँ पर उन्होंने क्या करना शुरू किया कि वन व खनिज संसाधनों का विनियोजन करना शुरू किया और इन वन व खनिज संसाधनों के विनियोजन से ही इन्होंने अपना आय का दूसरा स्रोत तैयार कर लिया था। जनजातीय विद्रोह की यदि हम बात करें, आप ध्यान रखिए कि कई अपवर्जित क्षेत्र थे और कुछ आंशिक अपवर्जित क्षेत्र थे। यानी जनजातियों के लिए कुछ क्षेत्र जो थे अपवर्जित क्षेत्र थे और कुछ क्षेत्र जो थे आंशिक अपवर्जित क्षेत्र थे। और इन क्षेत्रों में गैर जनजातीय लोगों का जो प्रवेश था वो पूरी तरीके से निषिद्ध रखा गया था। 1940 के दशक में पृथक्करण बनाम
एकीकरण यानी आइसोलेशन वर्सेस इंटीग्रेशन पर प्रसिद्ध वाद विवाद चला। आपको ध्यान रखना है कि 1940 के दशक में ही ये वाद विवाद शुरू हुआ, जहां जनजातियों के पृथक्करण और एकीकरण पर दो गुट बट गए और कुछ विद्वान पृथक्करण के पक्ष में थे और कुछ विद्वान जनजातियों के एकीकरण के पक्ष में थे। यह वाद विवाद जनजातीय समाजों की पृथक्कृत संपूर्ण अस्तित्व की मानक तस्वीर पर ही आधारित था। तो वास्तव में ये वाद विवाद इसी बात पर आधारित था कि ये जो जनजातियां हैं ये अपने आप में बिल्कुल पृथक एक अलग या संपूर्ण अस्तित्व रखती हैं। तो ये हमने देख लिया अभी कि जनजातीय समाज से संबंधित जो वाद विवाद था, वहाँ एक पक्ष कहता था कि ये पृथक ही रहने चाहिए, उसे हम पृथकवादी पक्ष कह सकते हैं। एक अन्य पक्ष कहता था कि इनका यानी जनजातियों का एकीकरण कर देना चाहिए मुख्य धारा में। तो ये इन्हें भूमिहीन श्रमिक बनाना चाहते थे। जो पृथकवादी पक्ष थे वो कहते थे कि हम जनजातियों को भूमिहीन श्रमिक बनाना चाहते हैं। वास्तव में ये उनका छुपा हुआ इरादा था। और जो एकीकरणवादी पक्ष थे वो जनजातियों को वास्तव में पिछड़े हिंदू ही मानते थे और इसी कारण हिंदू समुदाय में उनका एकीकरण करना चाहते थे। अंततः समझौते के तौर पर तय किया गया कि जनजातियों के कल्याण के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिसके माध्यम से उनका नियंत्रित एकीकरण संभव हो जाए। तो यह निर्णय लिया गया, यह समझौता किया गया कि जनजातियों का कल्याण एक मुद्दा होना चाहिए और उसके लिए ऐसी योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे कि जनजातियों का नियंत्रित एकीकरण हो जाए। हम उन्हें पूर्ण रूप से एकीकृत नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनका नियंत्रित एकीकरण कर लिया जाए। बाद में जनजातीय विकास के लिए जो भी योजनाएं बनाई गई वे सभी इसी सोच पर आधारित थी। ये जो सोच थी कि नियंत्रित एकीकरण की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात जितनी भी योजनाएं बनी थी वो इसी सोच पर आधारित थी कि सभी जनजातीय समुदायों का नियंत्रित एकीकरण करना चाहिए, उनके कल्याण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो अब कुछ योजनाओं के उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं, जनजातीय उप योजनाएं, जनजातीय कल्याण खंड और विशेष बहुप्रयोजनीय क्षेत्र योजनाएं। ये कुछ अलग अलग योजनाएं थी जो कि सरकारों द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात जनजाति जो लोग थे उनके कल्याण हेतु चलाई गई थी। जनजातियों के एकीकरण ने उनकी अपनी आवश्यकताओं या इच्छाओं की उपेक्षा की है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस प्रकार से अलग अलग योजनाओं के द्वारा यह घोषित किया गया कि जनजातियों का कल्याण करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में ये जो जनजातियों का नियंत्रित एकीकरण भी किया गया, इस एकीकरण ने उनकी खुद की जो आवश्यकताएं थी, उनकी खुद की जो इच्छाएं थी, उनकी पूर्ण रूप से उपेक्षा की है। एकीकरण मुख्य धारा के समाज की शर्तों और उन्हीं को लाभान्वित करने के लिए होता रहा। तो जनजातियों का आगे जितना भी एकीकरण हुआ वहाँ पर जो शर्तें थी वो मुख्य धारा के समाज की शर्तें ही थी और साथ के साथ जो मुख्य लाभ था वो भी मुख्य धारा के लोगों का ही था, क्योंकि जनजाति लोगों से इस संबंध में उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो शर्तें हैं, उनके बारे में कभी भी कोई राय नहीं ली गई। जनजातीय समाजों से उनकी ज़मीनें व वन छीन लिए गए हैं। तो इसी का जो एक सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है वो ये है कि जो जनजातीय समाज के लोग थे उनसे जहाँ वो रहते थे वो स्थान यानी वो ज़मीनें और वो वन जिनके वो निवासी थे वो पूर्ण रूप से छीन लिए गए हैं। विकास के नाम पर उनके समुदायों को छिन्न भिन्न कर दिया गया है। तो विकास के नाम पर जनजाति के समुदायों को उनके आवासों से उजाड़ दिया गया है, उन्हें बहुत ज़्यादा छिन्न भिन्न कर दिया गया है।
अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास की। यानी हमारे राष्ट्र के विकास को गति देने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई गई, तो उन योजनाओं का जनजातीय विकास से क्या संबंध रहा, या क्या जो योजनाएं चलाई गई उन योजनाओं के साथ साथ जो जनजाति के लोग थे उनको भी ध्यान में रखा गया, या उनकी उपेक्षा करके ही इस प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाया गया। विकास की अनिवार्यता ने जनजातियों के प्रति राज्य के रुख या अभिवृत्तियों को प्रभावित किया है। यह सच है कि विकास की अनिवार्यता महसूस की गई स्वतंत्रता के पश्चात, और ये जो अनिवार्यता थी, इस अनिवार्यता के कारण जनजातियों के प्रति जो राज्य का रुख था, राज्यों का जो विचार या दृष्टिकोण था, उसको काफ़ी हद तक प्रभावित किया गया। राष्ट्रीय विकास के नाम पर मुख्यतः नेहरू युग में, आप जानते हैं कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनका जो शासनकाल रहा उसे ही नेहरू युग कहा जाता है। तो राष्ट्रीय विकास इस दौरान आगे बढ़ाया गया और नेहरू युग में कई सारे कार्य किए गए, जैसे बड़े बड़े बांध बनाए गए, कारखाने स्थापित किए गए और खानों की खुदाई शुरू की गई। ये कुछ उदाहरण हैं कि राष्ट्रीय विकास के लिए कई सारे कार्यों की शुरुआत की गई, जैसे कई बड़े बड़े बांध बनाए गए, उसके अलावा कई सारे कारखानों की स्थापना की गई, उसके अलावा खानों की खुदाई भी शुरू की गई। जनजातीय इलाके देश के खनिज संपन्न और वनाच्छादित भागों में स्थित थे, इसलिए जनजातीय लोगों को शेष भारतीय समाज के विकास के लिए अनुपात से बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ी। अब इस प्रकार के जो कार्य किए गए, हमने अभी देखा कि इस युग में कई कारखाने स्थापित किए गए, कई बांध बनाए गए और कई खानों की खुदाई भी शुरू की गई। तो इन सभी कार्यों का जो अधिक प्रभाव पड़ा वो जनजातीय लोगों पर ही पड़ा। तो जनजातीय जो इलाके थे वो देश के सबसे ज़्यादा जो खनिज संपन्न क्षेत्र थे वहीं स्थापित थे। तो जो खनिज संपन्न क्षेत्र थे, जो वनाच्छादित क्षेत्र थे, यानी जहाँ पर कई बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे या वन जो थे काफ़ी सघन हुआ करते थे, वहाँ जनजातीय लोग रहते थे। तो इस कारण से ये जो भारतीय समाज या राष्ट्र के विकास के लिए जो परिवर्तन किए गए, जो नई नई योजनाएं शुरू की गई, उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा जनजातीय समुदायों पर, क्योंकि इस सारे विकास कार्य की जो कीमत है वो जनजातीय समुदाय द्वारा ही चुकाई गई। इस प्रकार के विकास से जनजातियों की हानि की कीमत पर मुख्यधारा के लोग लाभान्वित हुए। तो यह यहाँ आपको निष्कर्ष प्राप्त करना है कि इस प्रकार से जो विकास के कार्य किए गए, तो यहाँ विकास के कार्यों से जो फायदा मिला वो तो मुख्यधारा के लोगों को मिला, यानी जो मूल लाभान्वित हुए वो मुख्यधारा के लोग हुए, लेकिन इसकी हानि किसे उठानी पड़ी, इनकी जो आवास छिने वो किसके छिने, जो छिन्न भिन्न किया गया, जिनके जो मूल काम थे वो काम बदल दिए गए या उन्हें मजदूरी करने के लिए ले जाया गया, ये सब किसके साथ हुआ, जनजातीय लोगों के साथ। मुख्यधारा के लोगों का लाभ या विकास जो है वो किस कीमत पे हुआ, जनजातियों की हानि की कीमत पर। कैसे जनजातियों की हानि हुई, तो स्पष्ट है कि उनकी ज़मीनें यानी उनके आवास छीन लिए गए, और साथ के साथ जिन वनों में रहने के वो आदी थे, जिन वनों को वो अपना सब कुछ मानते थे, वो वन क्षेत्र भी उनसे छीन लिए गए। वनों का दोहन या कटाई सुव्यवस्थित रूप से ब्रिटिश काल में ही प्रारंभ हो गया था, और यह प्रवृत्ति स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। तो यहाँ यह भी आपको याद रखना है कि वनों की कटाई या वनों का दोहन, ये जो कार्य है ये ब्रिटिश काल से ही शुरू कर दिया गया था, और ये कार्य स्वतंत्रता के बाद भी आगे तक जारी रहा। तो वनों की कटाई के संदर्भ में आप याद रखेंगे कि ब्रिटिश काल में इसकी शुरुआत हुई और
स्वतंत्रता के बाद भी इसे लगातार जारी रखा गया। जमीनों पर निजी मालिकाना हक या स्वामित्व दिए जाने से भी जनजातीय लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनके यहाँ समुदाय आधारित सामूहिक स्वामित्व की प्रथा थी। यह भी सत्य है कि अब सरकारों द्वारा जमीनों पर निजी मालिकाना हक या निजी स्वामित्व प्रदान किए जाने लगा और इसका भी जनजातीय समुदाय पर एक बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। और उसका कारण ये था कि जनजातीय समुदायों में इस प्रकार की निजी मालिकाना हक या स्वामित्व की प्रथा नहीं थी। उसके विपरीत जो जनजातीय समुदाय थे वहाँ पर सामूहिक स्वामित्व की प्रथा थी, यानी जिस भी जमीन पर उनका अधिकार होता था वो सामूहिक रूप से होता था, किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता था। नई व्यवस्था लागू करने से जो कि ज़मीनों पर स्वामित्व की व्यवस्था थी उन्हें हानि उठानी पड़ी। तो ये जो ज़मीनों पर स्वामित्व की नई व्यवस्था लागू की गई उनसे प्रत्यक्ष रूप से जनजातीय समुदायों को हानि उठानी पड़ी। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण नर्मदा पर बनाए जा रहे बांधों की श्रृंखला है, जहां अधिकांश कीमत जनजाति समुदाय ने चुकाई। इसका हम एक सबसे नया या ताज़ा उदाहरण देख सकते हैं जब नर्मदा जो नदी है वहां पर एक बांधों की श्रृंखला बनाई गई, और जब ये बांधों की श्रृंखला नर्मदा नदी पर बनाई गई तो उस दौरान सबसे ज़्यादा जो कीमत चुकाई गई, सबसे ज़्यादा जो हानि उठाई गई वो जनजाति समुदाय के लोगों द्वारा ही उठाई गई। लाभ असंगत अनुपात में विभिन्न समुदायों व क्षेत्रों को मिल रहे हैं। यह भी सत्य है कि इस प्रकार के बांध बनाने के जो लाभ हैं वो अलग अलग लोगों को मिल रहे हैं और असंगत अनुपात में मिल रहे हैं, यानी विभिन्न क्षेत्र के लोगों में कुछ को काफ़ी अधिक लाभ प्राप्त हुआ और कुछ को उनकी तुलना में कुछ कम लाभ प्राप्त हुए हैं। जनजातीय लोगों को घनी आबादी वाले अनेक क्षेत्रों और राज्यों को विकास के दबाव के कारण गैर जनजातीय लोगों के भारी संख्या में आप्रवास की समस्या से जूझना पड़ता है। यह भी सत्य है कि जो जनजातीय लोग हैं उनकी घनी आबादी वाले जो क्षेत्र थे वहाँ पर जब राज्यों के विकास का दबाव पड़ने लगा तो उस स्थिति में जो गैर जनजातीय लोग थे वो भी भारी मात्रा में वहाँ पर आकर के रहने लगे, वहाँ आकर के उनका भी रहना शुरू हो गया। इससे जनजातीय समुदायों के छिन्न भिन्न होने का खतरा पैदा हो गया। यहाँ यह भी सत्य है कि इस कारण से जब जनजातीय लोगों के जो स्थान थे वहीं पर जो अन्य लोग हैं, जो गैर जनजातीय समुदाय हैं, उनके लोग भी आकर के बस गए, तो जो जनजातीय समुदाय हैं उनके बिखरने का या उनके छिन्न भिन्न होने का एक खतरा उत्पन्न हो गया। साथ ही दूसरी संस्कृतियों के हावी होने का खतरा भी पैदा हो गया। यदि हम संस्कृतियों के संदर्भ में देखें तो इस प्रकार से जो परिवर्तन हुए, जो जनजातीय क्षेत्र थे वहाँ आकर के गैर जनजातीय लोगों ने भी रहना शुरू किया, तो संस्कृतियों के हावी होने का खतरा, यानी जो गैर जनजातीय लोग हैं उनकी संस्कृतियाँ जनजातीय लोगों पर हावी हो जाएंगी, इस प्रकार का खतरा भी उत्पन्न हो गया। सबसे अधिक नाटकीय स्थिति संभवतः पूर्वोत्तर क्षेत्र में उत्पन्न हुई है। इस संबंध में हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो नाटकीकृत स्थिति है वो उत्पन्न हुई है हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में। वहाँ त्रिपुरा जैसे राज्य की जनसंख्या में जनजातीय लोगों का अनुपात एक ही दशक में घटकर आधा रह गया है। जनजातीय समुदाय वहाँ अल्पसंख्यक बनकर रह गए हैं। यहाँ ये तथ्य आपको याद रखना है कि हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्यों में जो स्थिति है वो बहुत जल्दी परिवर्तित हुई है। जैसे त्रिपुरा की हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो जनजातीय लोग थे उनका अनुपात एक दशक में ही बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो गया है। यह अनुपात सिर्फ आधा ही रह गया है। ये इतना घट गया कि जो 10 साल पहले अनुपात था संपूर्ण जनसंख्या में जनजातीय समुदाय का, उसकी तुलना में 10 वर्ष पश्चात ये उसका आधा ही रह गया और अब वहाँ पर जनजातीय समुदाय जो हैं वो अल्पसंख्यक के रूप में सामने आए हैं, यानी उनकी संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा ही दबाव महसूस
महसूस किया जा रहा है। और त्रिपुरा के अलावा अरुणाचल प्रदेश भी हमारा एक पूर्वोत्तर राज्य है और वहाँ भी इसी प्रकार का दबाव महसूस किया जा रहा है, यानी जनजातीय जनसंख्या जो है उसका अनुपात गैर जनजातीय लोगों की तुलना में काफ़ी कम होता जा रहा है। राष्ट्रीय विकास नीति व जनजातीय विकास का जनजातियों पर वास्तव में किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, उनको क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ा, उसे एक बार दोहरा लेते हैं। जनजातियों की जो ज़मीनें थी वो उनसे छिन गई, उनके जो वन थे वो भी उनसे छिन गए, साथ के साथ ज़मीनों पर जो सामूहिक स्वामित्व की उनकी अपनी प्रथा थी वो प्रथा भी समाप्त हो गई। आवासीय दृष्टि से छिन्न भिन्न होने का संकट हो गया, जहां वो अपने अपने स्थानों पर अपने आवासों में रहा करते थे, लंबे समयों से रहा करते थे। अब धीरे धीरे उनकी जो आवास है उनके बिखरने का, उनके छिन्न भिन्न होने का संकट पैदा हुआ। सांस्कृतिक पतन का भी संकट पैदा हुआ, क्योंकि अब जनजातीय लोगों के साथ गैर जनजातीय लोग जो हैं वो रहने लगे, वो भी अपने आवास बसाने लगे और इस कारण से जनजातीय लोगों के सांस्कृतिक पतन का भी एक संकट उत्पन्न हुआ। साथ साथ अल्पसंख्यक होने का खतरा भी उत्पन्न हुआ और कई स्थानों पर ये स्थितियां जो थी वो वास्तव में घटित हुई। ये संकट या खतरे जो थे वो वास्तव में सत्य घटित हुए। जनजातीय पहचान की हम बात करें तो पहले और अब की स्थिति अगर हम देखते हैं तो पहले वो एक मौलिक पहचान रखते थे और अब उनकी अंतःक्रियाओं पर आधारित एक पहचान स्वीकारी जाती है। चूँकि मुख्यधारा के साथ अंतःक्रिया जनजातियों के अनुकूल शर्तों पर नहीं होती, इसलिए आज अनेक जनजातीय पहचान गैर जनजातीय जगत यानी दुर्दमनीय शक्ति का प्रतिरोध, एक विरोध के विचारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यहाँ ये बात हमें स्वीकारनी होगी कि जो मुख्यधारा के साथ जनजातियों की अंतःक्रिया है वो कभी भी उनकी अनुकूल शर्तों पर नहीं हुई है और इसीलिए आज जनजातीय पहचान और जनजातीय जगत का प्रतिरोध है वो हमें एक विरोध के रूप में सामना करना पड़ रहा है। एक लंबे संघर्ष के बाद झारखंड के छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा मिल गया और ऐसा ही एक उदाहरण है कि हमारे देश में झारखंड में से छत्तीसगढ़ जो है उसे एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। लेकिन ऐसी सफलताओं का सकारात्मक प्रभाव पहले से चली आ रही समस्याओं के कारण तिरोहित हो गया है। तो इस प्रकार की जो सफलताएं प्राप्त हुई है जनजातीय लोगों के मुद्दों को, उनका सकारात्मक प्रभाव उनकी पहले से जितनी अधिक समस्याएं चली आ रही हैं उनके कारण बहुत ही तुच्छ प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए अनेक पूर्वोत्तर राज्य कई दशकों से विशेष कानूनों के अंतर्गत, जिनसे नागरिक स्वतंत्रताएं सीमित हो रही है, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो यह एक उदाहरण है कि हमारे देश के जो पूर्वोत्तर हिस्सा है वहाँ के कई राज्य कई दशकों से वहाँ कुछ विशेष कानून स्थापित किए गए हैं और उन कानूनों के कारण वहाँ के जो नागरिक हैं उनकी नागरिक स्वतंत्रताएं काफ़ी सीमित रही हैं, लेकिन वे अपने जीवन का यापन उन्हीं सीमित नागरिक स्वतंत्रताओं के साथ में कर रहे हैं। जनजातीय शिक्षित मध्यम वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो ये पहले सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाते थे, लेकिन अब ये देश के अन्य भागों में भी पहुंच चुके हैं। आरक्षण की नीतियों के साथ मिलकर शिक्षा एक नगरीकृत व्यावसायिक वर्ग का निर्माण कर रही है। यह सत्य है कि आरक्षण की जो नीतियां लागू की गई और उसके फलस्वरूप जो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है उसके कारण एक नगरीकृत व्यावसायिक वर्ग का निर्माण हो रहा है। ज्यों-ज्यों जनजातीय समाजों में अंतर बढ़ता जाएगा त्यों-त्यों उनमें वर्गों एवं विभाजनों का विकास होता जाएगा और जनजातीय पहचान के दावे भिन्न भिन्न आधार पर विकसित होते जाएंगे। तो यहाँ आपको यह याद रखना ज़रूरी है कि जैसे जैसे जनजातीय समाज में भी शिक्षा के आधार पर या नगरीकरण के आधार पर ये अंतर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इन समाजों में भी वर्गों का विभाजन धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा और इसके साथ ही जो जनजातीय पहचान के अलग अलग दावे हैं वो और नए दावों के रूप में निकल कर आने लगेंगे।
दो प्रकार के मुद्दों ने जनजातीय आंदोलनों को तूल देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक है भूमि, विशेषकर वनों पर नियंत्रण, और निर्जातीय सांस्कृतिक पहचान। तो ये दो मुद्दे हैं जिनके कारण कि कई सारे जनजातीय आंदोलन उत्पन्न हुए हैं। ये दोनों मुद्दे अक्सर साथ साथ चलते हैं, यानी भूमि या वनों पर नियंत्रण और जो जनजातियां हैं उनकी निर्जातीय सांस्कृतिक पहचान का मुद्दा अक्सर साथ साथ उठाए जाते हैं। परंतु जनजातीय समाज में भिन्नता होने से ये अलग अलग भी हो सकते हैं, यानी कुछ जनजातियां जो हैं वो सिर्फ भूमि या वनों पर नियंत्रण का मुद्दा उठा सकती हैं, जबकि अन्य जनजातियां निर्जातीय सांस्कृतिक पहचान का मुद्दा उठा सकती हैं। जनजातीय समाजों में मध्यम वर्गीय लोगों के जनजातीय पहचान के दावे गरीब व अशिक्षित जनजातीय लोगों से भिन्न हो सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य समुदाय के साथ होता है। तो बच्चों, यह सत्य है कि कोई भी जो मध्यम वर्ग है वो एक अलग प्रकार की स्थिति प्रकट करता है, जबकि गरीब और अशिक्षित वर्ग है वो एक अलग प्रकार की स्थिति प्रकट करता है। तो इसी प्रकार जो जनजातियां हैं वहाँ भी जो गरीब और अशिक्षित वर्ग के मुद्दे हैं और जो मध्यम वर्ग हैं उनके मुद्दे हैं, उनमें एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। तो बच्चों, आज हमने हमारा ये अध्याय 3 का 8वां भाग समाप्त कर लिया है, और इस भाग में हमने मूलतः ये जाना कि जो जनजाति समुदाय हैं उनका मुख्य धारा से जो अंतरक्रिया हुई और जो मुख्य धारा की विकास की प्रक्रिया अपनाई गई उसका क्या प्रभाव जनजातियों पर पड़ा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।